जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका जो कि क्लास 7th की पाठ्य पुस्तिका है जियोग्राफी की पाठ्य पुस्तिका क्लास 7th की है और अध्याय नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। अध्याय का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। आपको हम बता दें कि एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तिका है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका पढ़ते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आराम से क्वालिफाइड कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के भी याद देखते हैं। कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल क्या है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, ठीक है, जिन्हें स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं, है ना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर ही लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है ना। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। कैसे घूमता है? वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है ना। क्या क्रियाकलाप में दिखाया गया है? आइए देखें क्रियाकलाप क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, है ना, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल में आधे भरे बीकर में डाल दीजिए, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों में के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों पर सतह पर यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के आंतरिक स्थिति पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है ना। जिस तरीके से क्रियाकलाप दिखाया जा रहा है, कहने का तात्पर्य है कि जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वह भी इसी प्रकार का गति करता है। कह रहा है कि जो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जब प्लेटों की गति में गति होती है, इसके कारण ही हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जिनके कारण यह गति उत्पन्न होती है उन्हीं बलों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। कौन कौन सा विभाजन है देखिए। पहला तो है अंतर्जनित, है ना, एंडोजेनिक फोर्स, जिसको हम अंतर्जनिक बल कहते हैं, और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स, जिसे हम कहते हैं बहिर्जनिक बल, है ना। बाह्यजनित और आंतरिक बल और बाह्य बल, ठीक है। देखिए इसकी क्या परिभाषा है। कह रहा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जनित बल। जो बल पृथ्वी के अंदर घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। जो अंदर घटता होता है उसे आंतरिक, और जो बाह्य उसके सतह पर होता है उसे बाह्य कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं, ठीक है। देखिए अंतर्जनित बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। क्या कहता है? बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि हो सकती है। जो आंतरिक बल है, आंतरिक बल के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपने क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझा कि किस तरीके से परिवर्तन है। अब देखिए पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी है। अभी हमने 2 गति के बारे में बताया, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, है ना। 2 गतियों के बारे में हमने क्या किया बताया। तो देखते हैं पृथ्वी की गतियां, ठीक है। चलिए देखिए पृथ्वी की गति कौन कौन सी है। जो घटना पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल, और जो पृथ्वी के सतह पर घटित होती है उसको क्या कहते हैं? बहिर्जनित बल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है? आकस्मिक होता है या फिर पलट विरूपण होता है। आकस्मिक जो होता है जैसे भूकंप, है ना, और जो बहिर्जनित बल क्या है? वह अपरदन और निक्षेपण के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक।
ठीक है। इसके जो अंतर्जनित बल के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, आकस्मिक होता है, ज्वालामुखी क्या है, आकस्मिक है, और भूस्खलन भी क्या है, आकस्मिक है। और पलट विरूपणी बल में क्या होता है कि पर्वत निर्माणकारी बल, है ना, कि जैसे पर्वत निर्माणकारी बल किस तरीके से इनका निर्माण होता है। और अपर्दन और निक्षेपण का जो उदाहरण है, नदी से बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग या फिर हिमनद, है ना। आंतरिक बल के उदाहरण कौन कौन से हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं नदियों से बहता हुआ जल, पवन, है ना, वायु और समुद्री तरंगे और हिमनद। तो आपसे भी बात करता है कि पृथ्वी की गतियां कितनी हैं, तो एक आंतरिक गति हो गई और एक क्या है, बाह्य गति। जो अंदर उत्पन्न होता है आंतरिक, और जो पृथ्वी के सतह पे उत्पन्न होता है वह क्या है, बाह्य गति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पृथ्वी की आंतरिक गति ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। देखिए ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी कह रहा है कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र। आपको यह संरचना दिखाई गई है, संरचना पर ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जो पृथ्वी के अंदर लावा जैसी यह पिघला हुआ या फिर मैग्मा, ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है ना, लावा और मैग्मा जब अचानक पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, है ना, ये है लावा बहता हुआ, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, देखिए मेंटल, कोर और क्रस्ट होता है ना, और जहाँ से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और ये देखिए आपको गैस, राख के रूप में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपका लावा और मैग्मा वेट निकासी हो रही है, और जो निकल रहा है रेड कलर का, ये क्या है, लावा है। ठीक है, चलिए तो ज्वालामुखी कहते किसे हैं, कह रहा कि भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, है ना। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। कहना कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब आंतरिक घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी निकलती है या फिर प्लेटों का खिसकना इधर उधर, पृथ्वी पर कंपन ला देता है ना। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जो कंपन प्लेटों के आंतरिक प्लेटों के, पृथ्वी के प्लेटों के खिसकने से कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं, है ना। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां पर पृथ्वी के अंदर, है ना, कंपन जहां से प्रारंभ होता है, जहां से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र से भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसा कि यहाँ से मान लो कि निकल रहा है, कंपन होना स्टार्ट हो रहा है, और इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। इसको हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ से प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र, है ना। उसको हम किस नाम से जानते हैं, उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि अधिकेंद्र में कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है ना। बाहर की ओर तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। एक अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जहां से पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन होना प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र। और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, जैसे अब आपके यहाँ आग लगती है तो जो आसपास का इलाका रहेगा वो पहले जलेगा, जो दूर का इलाका है वह जलते जलते धीरे धीरे जलेगा। हो सकता है कि वहाँ तक आग पहुँचते पहुँचते आग बंद भी हो सकती है। तो वैसे ही जैसे कि मैं आपको बताया कि यह भूकंप क्षेत्र है, यहाँ से कंपन होना पृथ्वी के अंदर प्रारंभ हुआ, इसे हम कहेंगे उद्गम स्थान, है ना। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम कहेंगे अधिकेंद्र, है ना, अधिकेंद्र कहेंगे। तो जब जो इसके जहाँ से कंपन होना प्रारंभ हो रहा है, अगर उसके आसपास आपको पता है कि ज़्यादा हानि भी होने वाली है, दूर
इसके जो दूर का इलाका है वहाँ पे कुछ हानि कम ही होगी। आपने सुना होगा कि फला देश में भूकंप आया, हमारे यहाँ नहीं आया, उस क्षेत्र में भूकंप आ गया, भूकंप रोधी कुछ अलग क्षेत्र होते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जहाँ दो दूर होते हैं उनके यहाँ धीरे धीरे कम हो जाता है। देखिए आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया है। देखिए देखिए ये है पृथ्वी की आंतरिक प्लेट या संरचना। ठीक है, उद्गम केंद्र लिखा हुआ है, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह कुंपित ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे। ठीक है, और जो इसके आसपास का इलाका जो यहाँ से उत्पन्न हुआ आंतरिक प्लेट, यहाँ जो पास का इलाका आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। सभी दिशाओं में क्या होती हैं, जैसे यहाँ से भूकंप की तीव्रता ऐसे बढ़ रही है तो देखिए ये बाहर की ओर निकल रही है, यहाँ से भी बाहर की तरफ निकल रही है और यहाँ से भी बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? कह रहा क्या आप जानते हैं भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? देखिए पहला क्या है, पहला है अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगे और तीसरा है पृष्ठीय तरंग। कह रहा है कि पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। पी तरंगे, यस तरंग और यल तरंग। पी तरंग को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, और यस तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे, और यल तरंग को क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंग। ठीक है, इन तरंगों में गुणधर्म और विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके गुण और विशेषता के बारे में देखा जाएगा। तो आप अभी याद रखिए कि जो भूकंप तरंगे होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंग। चलिए देखिए कह रहे हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। हम भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। इसकी भविष्यवाणी तो संभव नहीं है लेकिन इसके कम करने का तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, है ना, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। जैसे कुछ लोग जो अनुमान किस तरीके से लगा रहे हैं, जानवरों को देखकर कैसे अनुमान भूकंप का लगाते हैं वह आपको बता रहा है। उनके क्रियाकलाप को देखकर पता लगाया जाता है कि अब हो सकता है कि भूकंप आने वाला हो। ठीक है, चलिए यहां देखिए कह रहा है कि एक वस्तु स्थिति अध्ययन। देखिए कह रहे हैं कि भुज में भूकंप के झटके। आपको याद है कि सन 2001 में गुजरात के भुज इलाके में कैसे आया था भूकंप। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, है ना, और स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। भीषण भूकंप आया हुआ था गुजरात के कच्छ जिला में, है ना, और कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। प्रभावित क्या हुए थे, 971
बच्चों की और 31 शिक्षकों की मौत हुई थी, है ना। और भुज में निराशाजनक राहत क्या थी कि भूकंप के 3 दिन बाद ही हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवा आदि पहुंचाने का काम किया गया था, है ना। और भुज में तबाही कैसे हुई थी? फोन लाइनें, जल पाइपें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सब अवरोध हुआ था, रुक गया था। शहर में चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग भी लग गई थी। और कह रहा है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। और कह रहा है कि मुख्यमंत्री की केंद्र में गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र में वित्तीय सहायक भी मांगे थे, है ना। तो आप एक बात और याद रखिएगा कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वे करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो आपको यह एक सच्ची घटना के बारे में, यहाँ भूकंप के बारे में बताया गया कि जो गुजरात के कच्छ जिला में जो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, उससे लगभग 971 बच्चे और 31 शिक्षक घायल हुए थे, है ना, जो मृत्यु के शिकार हो गए, है ना। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया? मुख्यमंत्री ने केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। राष्ट्रपति ने वहाँ आपातकाल की घोषणा भी कर दी थी। बहुत भारी तबाही वहाँ पे मची हुई थी। चलिए देखिए, आपको एक नोट पॉइंट दिया गया है कि क्या आप जानते हैं इसके बारे में? भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखा कहते हैं। भूकंप की तीव्रता किस पे नापी जाती है? रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं होता। जिसका रिक्टर स्केल पैमाने पर इतनी मात्रा होती है उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने में क्षति पहुंचाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होती है उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो आप याद रखिए कि जिसका इतने पैमाने पर मान होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 5.0 तो हो सकता है कि भूकंप आए तो धरती पे रखी या फिर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, गिर सकती हैं, लेकिन 7 या इससे अधिक होगा तो बहुत ही विनाशकारी भूकंप होने वाला हो। ठीक है, चलिए, तो इसकी तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप लेखा से, रिक्टर स्केल पे, है ना, रिक्टर स्केल पे। चलिए देखिए, कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। कह रहा है कि क्रियाकलाप, है ना, लिख रहा है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। पढ़े, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? जो ऊपर घटनाएं दी गई वह सच्ची घटना पर आधारित हैं। गुजरात के कच्छ की बात है, सन 2001 की, वो भी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की। चलिए, अब कह रहे हैं कि आपके स्कूल में अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसके बचाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे, भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें? किन किन तरीकों से हम भूकंप से बच सकते हैं और क्या क्या बचने की तैयारी करते हैं उसके बारे में देखिए। कह रहा है सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में और इनसे दूर रहें, है ना। किन किन चीज़ों से बचना है? बचने के लिए आप क्या क्या करें? कह रहा है कि रसोई के काउंटर के नीचे आप छुप सकते हैं, मेज के नीचे छुप सकते हैं, या फिर दीवार के अंदरूनी कोने में जाके आप छुप सकते हैं। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि यदि आप कुछ मजबूती जगह पे छुपते हैं, यदि ऊपर से कुछ गिरता है, भूकंप के कारण कुछ टूटता फूटता है, तो आके पहले क्या करेगा कि रसोई के काउंटर पे गिरेगा, आपके ऊपर डायरेक्ट आके नहीं गिरेगा और आपकी जान बच सकती है। और किन किन चीज़ों से दूर रहना है ना, किन किन चीज़ों से दूर रहना है? कह रहा है कि आग से, है ना, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब भूकंप आता है तो मकान, पृथ्वी हिलने लगती है। आप चाहे दीवार पे कोई फोटो फ्रेम लगाए हों, है ना, मिरर लगा के रखे हों, या फिर आग निकलने वाली वस्तु या फिर चिमनी उमनी के पास हो, तो हो सकता है कि वह आपके ऊपर टूट के गिर जाए जिससे आप घायल हो सकते हैं।
और पहले से तैयारी क्या करके रखनी है कि अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मतलब कि जब आपको समाचार पत्रों के द्वारा या फिर टीवी चैनलों के द्वारा आपको जब पता चल जाता है कि भूकंप आने की संभावना है, तो आप पहले से अपने दोस्तों, अपने परिवारों में जागरूकता फैला सकते हैं और इससे आत्मनिर्भर होकर अपने विश्वास पे इसका सामना आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ बताया गया। आगे मुख्य स्थलाकृति के बारे में कह रहा है कि अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों से टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया कैसे होती है कि पृथ्वी के सतह पर शैल पत्थरों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलीकृत का निर्माण करते हैं, है ना। अपर्दन और अपक्षय जो कि ऐसे शैलों के टूटने से जो क्रिया होती हैं, फिर या फिर अपर्दन जल का बहाव वायु के द्वारा या फिर इन क्षेत्रों के द्वारा जो अलग से निर्माण करते हैं इधर उधर ले जाके। ठीक है, चलिए आगे है एक नोट पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा। ये नोट पॉइंट जितने भी आपको यह पॉइंट दिए गए कि क्या आप जानते हैं, इन नोट बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजोल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजोल, है ना, एंजेल जलप्रपात, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त अमेरिका में सीमा पर स्थित, उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा दक्षिण अमेरिका की सीमा में स्थित जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है ना। तो एंजेल कहाँ है? यह है दक्षिण अमेरिका में और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए ये जो नोट पॉइंट हैं क्या आप जानते हैं? इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए नदी के कार्य के बारे में देखते हैं। नदी के कार्य कह रहा है कि नदी के जल में दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है ना। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं नदी का बहना, यहाँ यह क्या बनाएगी? जलप्रपात, है ना। क्या बनाएगी? जलप्रपात। ठीक है, चलिए यह है कठोर शैल, जल की शक्ति द्वारा यह निर्मित कांटे एवं मृदु शैल हैं। ठीक है, यह है कठोर शैल, यह है मृदु शैल। और जहाँ जल ढाल से ऊपर से गिरता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, जब पहाड़ों से नदी गिरती है, जहाँ गिरती है उसे जलप्रपात के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोटे को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से जैसे घुमावदार होता है, इससे बड़े मोटे को हम क्या किस नाम से जानते हैं? विसर्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, विसर्प कहते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। विसर्प क्या होता है? लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं,
है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये कटा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे जहाँ से मुड़ान है यह भाग क्या होता है, कभी कभी यहाँ आपको यह मिट्टी का भाग कट जाता है, यहाँ से पानी छोर निकल जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक अलग झील का निर्माण करती है, इसे हम चाप झील के नाम से जानते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब यह नदी बहती है आपको दिख रही है, कभी कभी क्या करती है कि इसका बहाव क्षेत्र का दिशा बदल जाता है ना, बहने लगती है, तो उसे हम कहते हैं बाढ़ आना। ठीक है, वह उस अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में पानी का बढ़ जाना। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, है ना। जो बाढ़ के द्वारा मट्टियों से नदी से जो पदार्थ आते हैं उसे अवसाद कहा जाता है। इसके समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करते हैं। जब उसके अंदर से मिट्टियाँ निकलती हैं, पानी सूख जाता है, तो वह जो समतल क्षेत्र होता है बाढ़ के द्वारा निर्मित समतल क्षेत्र होता है। ठीक है, नदी के तटों पर तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव क्या होता है, धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, आप चलिए देखिए, कह रहा है कि जिनके वितरिका का यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरित अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहाने के अवसादों का संग्रह डेल्टा का निर्माण करता है ना। सभी मुहानों के अवसादों का जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा के नाम से देते हैं। जैसे कि यहाँ से मुख्य नदी बहती हुई जब इसका बहाव कम होता है, इधर उधर बहना स्टार्ट करती है, जो सभी मुहाने आपको देख रहे हैं यह क्या करती है, वितरित डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि आप कुछ कार्य करके देखें। विश्व की मुख्य नदियों के नाम ढूंढिए जो डेल्टा का निर्माण करती है। यह आपको क्रियाकलाप स्वयं के लिए है और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से विश्व की नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्री तरंगों के कार्य, समुद्रीय तरंगों के कार्य देखते हैं। कह रहा है कि समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निष्पेषण तटीय स्थलाकृत बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, है ना। समुद्री तरंगें क्या करती हैं, लगातार सैलों से पत्थरों से टकराती रहती हैं, जिसमें क्या होता है, दरार हो जाता है ना। जब नदियों का बहाव तेजी से आता है और पत्थरों में टकराती हैं तो वहाँ क्या होता है, दरार उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दरारें उत्पन्न होने लगती हैं और समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है टकरार होता रहता है, तो जो टकरार होता है तो जो क्या बोलते हैं दरार उत्पन्न होती है वह लंबी और बड़ी हो जाती है। इनको हम कहते हैं समुद्री गुफा। इसको हम क्या कहते हैं, जब बार बार जल का प्रभाव इन पत्थरों से टकराता है, यहाँ जो दरार उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने से इनमें केवल छत की बचत रहती है, जिसके तटीय मेहराब कहते हैं, है ना। अब देखिए तटीय मेहराब क्या है, कह रहा है कि इनकी गुफाओं से जब टकराव होता है, छिद्र होता है, तो यहाँ ऊपर से पत्थर रह जाता है, नीचे से पूरा खोखला हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारों जैसी इस आकृति को स्टैक कहते हैं। दीवारों जैसी इस आकृति को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। जब लगातार पानी का प्रभाव इस पर धीरे धीरे चलता रहता है तो दीवारों को भी तोड़ देता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैक के नाम से जानते हैं। स्टैक के नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। कह रहा समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटीय को समुद्र भृगु कहते हैं।
समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा करती हैं, समुद्री पुलिन का निर्माण भी करती हैं। चलिए, समुद्री गुफा क्या है, तटीय मेहराब क्या है, स्टैग क्या है, देखिए। अब देखिए हिमनद के कार्य क्या होते हैं। हिमनद के कौन कौन से कार्य हैं। कह रहा है कि हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती। हिमनद क्या होता है, बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पदार्थों को अपरदित कर देता है और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों के भूदृश्य का अपरदन भी करती है। ठीक है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पृथ्वी क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और समुद्री झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। यह निक्षेप हिमनद हिमोट भी कहलाता है। हिमनद हिमोट का निर्माण हिमनद का निर्माण करता है। चलिए, पवन के कौन कौन से कार्य हैं। पवन के कार्य, आइए। कह रहे क्या आप अपने कभी रेगिस्तान देखा है। बालू टिब्बे में कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, है ना। यह है बालू टिब्बा। ठीक है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसे सैलों के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिसको बालू टिब्बा कहते हैं, है ना। जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं, है ना। चीन में विशाल लोयस निक्षेपण पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, चीन में। ठीक है। चलिए, अब देखिए यह कुछ क्रियाकलाप आपको दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि प्लेट क्यों घूमती है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है, अपरदन क्या है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है और चांप झील क्या है। ठीक है। तो यह जो अभ्यास कार्य हैं, आप वीडियो को इत्मीनान से एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा और इस अभ्यास कार्य को अपने से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।